पकड़ा गया शेर। तेनालीराम कई दिन बाद अपने गांव गया तो पता चला कि गांव वाले एक शेर के कारण बहुत दुखी हैं। शेर जंगल से भागकर गांव में आ गया था और पास ही झाड़ियों में छिपकर रह रहा था। गांव के कई लोगों को उसने अपना शिकार बनाया था। जब तेनालीराम घर पहुंचा तो एक बूढ़े आदमी ने कहा, अरे तेनालीराम, तुम्हारी चतुराई के चारों ओर खूब चर्चे हैं, तो तुम शेर के आतंक से गांव वालों को क्यों नहीं बचाते? तेनालीराम चकराया। बोला, लेकिन शेर को तो शिकारी पकड़ेंगे। मैं भला इसमें क्या कर सकता हूँ? हाँ, वापस राज दरबार जाऊंगा तो किसी कुशल शिकारी को यहाँ भेज दूंगा, जो आप लोगों को शेर के आतंक से मुक्त कराए। तब तक तो यह दुष्ट शेर और कईयों को अपना शिकार बना लेगा। जो तुमसे हो सकता है करो। तुम्हारे लिए यह इतना मुश्किल तो नहीं है, उस बूढ़े आदमी ने थोड़ी नाराजगी से कहा। गांव में एक युवक तेनालीराम से बहुत जलता था। उसने तीखे कटाक्ष के साथ कहा, अरे रहने दीजिए, इनकी चतुराई तो राजमहल में ही चलती है, गांव में आते ही सारी चतुराई हवा हो जाती है। यह भला क्या करेंगे और क्यों करेंगे? तेनालीराम कुछ बोला नहीं, चुप रहा। अगले दिन उसने पजा लगाया कि शेर अक्सर गांव की बाहरी सीमा पर पूर्व से पश्चिम की ओर जाता है। वहीं उसके पैरों के निशान थे। ज्यादातर गांव वालों को यह बात पता थी, इसलिए अब वे उधर नहीं जाते थे। पर अनजान लोगों को यह सब पता नहीं था और वे शेर के चंगुल में फंसकर मर जाते थे। रोज कोई न कोई हादसा हो जाता था। तेनालीराम ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, कुछ नौजवान हाथ में लाठी, रस्सी और फावड़ा लेकर मेरे साथ चलें। मैं देखना चाहता हूँ वह जगह कौन सी है। शेर नहीं तो जरा शेर के पांवों के ही दर्शन कर लो। सुनकर सब मुस्कुराए। आखिर तेनालीराम सबके साथ उस जगह पहुंचा जहां शेर ने ज्यादातर लोगों का शिकार किया था। उसने चारों तरफ नजरें दौड़ाई, फिर बीच में एक जगह गड्ढा खोदने के लिए कहा। फिर उस गड्ढे को घासफूस और झाड़ियों से अच्छी तरह से ढक दिया। गड्ढे के दूसरी ओर एक बकरी बांध दिया गया। फिर सब एक ऊंचे मचान पर बैठ गए। थोड़ी देर में ही शेर के आने की आहट सुनकर बकरी मिमियाने लगी। बकरी जितनी तेजी से मिमे चिल्ला रही थी, शेर भी उतनी ही तेजी से पूंछ उठाए उसकी ओर चला जा रहा था, पर थोड़ा आगे आते ही अचानक गड्ढे में उसका पैर पड़ा और वह धप्प से उसमें गिर गया। उसी समय झटपट गांव के जवान लाठियां लिए हुए आए और शेर को बांधकर एक जंगल में छोड़ आए। फिर जंगल और गांव के बीच बड़े बड़े कंटीले तार लगवा दिए गए। कुछ दिन बाद छुट्टियां खत्म होते ही तेनालीराम अपने गांव से राज दरबार पहुंचा। तब तक शेर को पकड़ने का किस्सा भी विजयनगर में पहुंच चुका था। राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम से पूछा, सुना है तेनालीराम, तुमने गांव में कोई शेर पकड़ा है, तुम्हें डर नहीं लगा? तेनालीराम हंसकर बोला, महाराज, यहाँ राज दरबार में ऐसे ऐसे महान शूरवीरों के व्यंग बाण झेलता हूँ और उन्हें भी बर्दाश्त करता हूँ। तो फिर भला जंगल का एक अदनासा शेर मेरा क्या बिगाड़ लेता? सुनकर महाराज हंस पड़े। सेठ जी, सर्दी का मौसम था। तेनालीराम शाम के समय राजमहल से वापस लौट रहा था। तभी उसे सामने एक भिखारी नजर आया। तेनालीराम ने जेब से एक चांदी का सिक्का निकालकर भिखारी के हाथ पर रखा, परंतु भिखारी उसे लेने से इनकार करते हुए बोला, श्रीमान, मुझे भीख नहीं चाहिए। मैं जानता हूँ आप राजदरबार के अष्टदिग्गजों में से एक हैं। मेरी एक समस्या है, मैं आपसे सिर्फ उसका समाधान चाहता हूँ। ओह, बताओ भाई, तुम्हारी क्या समस्या है? तेनालीराम ने भिखारी से पूछा। कुछ हिचकते हुए भिखारी बोला, मैं जानता हूँ कि मैं एक गरीब भिखारी हूँ, पर मेरी दिली इच्छा है कि लोग मुझे सेठ जी कहकर पुकारें। दुर्भाग्यवश मुझे कोई तरीका नहीं सूझ रहा कि लोग मुझे सेठ जी कहकर बुलाएं। तेनालीराम कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, मेरे पास तुम्हारी समस्या का समाधान है। देखना, जल्द ही लोग तुम्हें सेठ जी कहकर बुलाएंगे। बस मैं जैसा कहूँ वैसा ही करते जाना। तुम इस जगह से कुछ दूर खड़े हो जाओ और जब भी तुम्हें कोई सेठ जी कहकर पुकारे, उसके पीछे ऐसे दौड़ना जैसे उसे मारने आ रहे हो। तेनालीराम ने उस भिखारी को समझाया और वहां से चला गया। भिखारी उस जगह से कुछ दूर जाकर खड़ा हो गया। इस बीच तेनालीराम ने कुछ शैतान बच्चों को पास बुलाया और भिखारी की ओर इशारा करते हुए बोला, बच्चों,
वो आदमी देख रहे हो जो वहां खड़ा है? उसे सेठजी कहकर पुकारने से वह बहुत चिढ़ता है। बच्चों को ऐसी बात पता चलते ही शैतानी सूझी। जल्द ही सभी बच्चे उस भिखारी के आसपास खड़े होकर जोर जोर से सेठजी सेठजी चिल्लाने लगे। तेनालीराम के बताए अनुसार वह भिखारी उन बच्चों के पीछे यूं भागा मानो उन्हें मारने आ रहा हो। बच्चों की देखादेखी अन्य लोग भी भिखारी को सेठजी कहकर बुलाने लगे। जितना ही भिखारी सबके पीछे भागता उतना ही वे लोग उसे चिढ़ाने के लिए सेठजी कहते हुए उसके पीछे भागते। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। इन सबका नतीजा यह हुआ कि वह भिखारी पूरे हम्पी में सेठजी के नाम से मशहूर हो गया। कहानी से सीख। थोड़ा दिमाग लड़ाने से बड़ी और छोटी से छोटी समस्या का समाधान निकल आता है। सबसे बड़ा भिखारी। एक दिन राजा कृष्णदेव राय कुछ दरबारियों के साथ घूमने निकले। राजधानी के बाजारों और मंदिरों के सामने भिखारियों की भीड़ थी। उन्होंने आकर दरबारियों से पूछा तो वे बोले, महाराज, विजयनगर में भिखारियों की संख्या काफी बढ़ती जा रही है। सुनकर राजा चौंके। फिर बोले, तो क्या हमारी शासन व्यवस्था ठीक नहीं है? भला इतने लोगों को भी क्यों मांगनी पड़ रही है? सुनकर सब चुप। किसी की समझ में नहीं आया कि इस सवाल का क्या जवाब दिया जाए। कुछ देर बाद राजा ने तेनालीराम को बुलाकर कहा, तेनालीराम, जरा पता लगाओ कि हमारे राज्य में भिखारियों की संख्या इतनी क्यों बढ़ती जा रही है। तेनालीराम बोला, महाराज, मुझे इसके लिए 7 दिन की छुट्टी चाहिए। क्यों? राजा ने पूछा। इसलिए महाराज कि मैं भी भीख मांगकर थोड़ी कमाई कर लूं। फिर आपके सवाल का जवाब भी ढूंढ लूंगा, तेनालीराम बोला। सुनकर राजा हंस पड़े। बोले, ठीक है तेनालीराम, पर 7 दिन के अंदर मेरे सवाल का जवाब मिलना चाहिए। एक एक करके 6 दिन बीत गए। राजा को उत्सुकता थी कि भला तेनालीराम कर क्या रहा है। उन्होंने दरबारियों से पूछा तो सभी मुंह फेरकर हंसने लगे। आखिर पुरोहित ने कहा, महाराज, वाकई तेनालीराम भीख मांग रहा था। हमने खुद अपनी आंखों से देखा था। हाँ महाराज, तेनालीराम बहुत जिद्दी हो गया है। अब तो उसे राजदरबार की प्रतिष्ठा की भी परवाह नहीं है, मंत्री ने कहा। राजा को क्रोध आ गया। बोले, अच्छा तो अब तेनालीराम ने भीख मांगना भी शुरू कर दिया। राजा अपनी बात पूरी कर पाते इससे पहले भिखारियों का एक दल वहां आ गया। उनमें से आगे वाला भिखारी बोला, महाराज, अभी भीख मांगना कहाँ सीख पाए हैं। भीख मांगकर पहले तो गुजारा ही कहाँ होता है, फिर उसमें न जाने किस किस का हिस्सा। किसका हिस्सा? राजा ने पूछा। इसका उत्तर तो हम नहीं, राज्य का सबसे बड़ा भिखारी दे सकता है, जो हम सबसे भीख मांगवाता है। कौन है सबसे बड़ा भिखारी? राजा ने चिल्लाकर कहा। यह मंत्री जी बताएंगे। महाराज, यह भिखारी पता नहीं क्या उल्टा सीधा बोल रहा है। आप इसकी बात मत सुनिए, मंत्री ने आग बबूला होकर कहा। ठीक है महाराज, आप उस भिखारी की बात मत सुनिए, पर मेरी बात तो आपको माननी पड़ेगी। कहते कहते आगे खड़े तेनालीराम ने अपना फटा चोगा उतारा तो सामने तेनालीराम खड़ा था। देखकर राजा चकराए। तेनालीराम बोला, महाराज, इतने समय से भिखारियों के बीच रहकर मैंने सबसे बड़ा भिखारी खोज लिया है। मंत्री जी बताइए कि उन्होंने उसे कहाँ छुपा दिया है, वरना तो। सुनकर मंत्री के चेहरे की हवाइयां उड़ने लगीं। उसने मान लिया कि उसका दूर का रिश्तेदार रघुराज को गिरफ्तार कर लिया। देखते ही देखते राज्य से भिखारी गायब हो गए। मंत्री को कड़ी फटकार पड़ी। उसने आगे से गलत लोगों का साथ न देने की कसम खाई। हर कोई तेनालीराम की प्रशंसा कर रहा था। कुएं की शादी। विजयनगर साम्राज्य में राजा कृष्णदेव राय के राज्यकाल के दौरान दिल्ली सल्तनत पर मुहम्मद सुल्तानों का शासन था। सुल्तान अत्यंत शक्तिशाली और पूरे उत्तर भारत का शासन करते थे। अब वे भारत के अन्य भागों पर भी कब्जा करना चाहते थे, खासतौर पर उन भागों पर जहां हिंदू राजा राज्य कर रहे थे। इसके लिए वे कोई भी तरीका अपना सकते थे। एक बार दिल्ली के सुल्तान ने राजा कृष्णदेव राय को परेशान करने के इरादे से उन्हें एक दूत द्वारा शादी में आने का निमंत्रण भिजवाया। जब महाराज ने शादी का निमंत्रण पढ़ा तो वे ही नहीं, पूरा दरबार भौंचक्का रह गया। उस निमंत्रण पत्र में लिखा था,
हम अपने राज्य के नए खुदे कुएं की शादी कर रहे हैं। इस शादी में हम आपके शहर के सभी कुओं को आमंत्रित करते हैं कि वे इस शुभावसर पर हमारी खुशी में शरीक होकर हमारा सम्मान बढ़ाएं। इस शुभावसर पर उनकी उपस्थिति प्रार्थनीय है। स्थान: दिल्ली। दिनांक: 24 जुलाई 2018। निमंत्रण भेजने वाले: दिल्ली के सुल्तान। बात यही खत्म नहीं होती थी। उस निमंत्रण पत्र के साथ एक चेतावनी पत्र और था, जिसमें लिखा था कि राजा कृष्णदेव राय के लिए सभी कुओं को शादी में भेजना अनिवार्य है। न भेजने पर उन्हें और उनके राज्य को दिल्ली के सुल्तान के कोप का भोजन बनना पड़ेगा। ये दोनों पत्र पढ़कर महाराज को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। निमंत्रण बहुत ही बेतुका था। सभी जानते थे कि कुएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते। परेशान होकर महाराज ने दरबारियों और अष्टदिग्गजों की मदद मांगी, पर कोई भी कुछ न बता सका कि इस समस्या को किस प्रकार सुलझाए, जिसमें दिल्ली और विजयनगर के बीच लड़ाई छिड़ने से बच जाए। कहीं से कोई रास्ता न सुझने पर राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम को बुलाया और उसे पूरी बात बताई। सारी बात सुनकर तेनालीराम ने महाराज से कहा, महाराज, इस निमंत्रण पत्र के द्वारा दिल्ली का सुल्तान हिंदुओं को जलील करना चाहता है। आप तो जानते ही हैं कि हिंदू धर्म में नए खुदे कुओं की प्राण प्रतिष्ठा करने की प्रथा है। सुल्तान ने जानबूझकर प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन को विवाह का नाम देकर आपको यह निमंत्रण पत्र भेजा है। कुछ रुक कर तेनालीराम बोला, परंतु चिंता की कोई बात नहीं है। न तो निमंत्रण पत्र, न ही वह चेतावनी पत्र हमारा कुछ बिगाड़ सकता है। आप बेफिक्र रहें। कल तक मैं इस समस्या का कोई न कोई समाधान निकाल लूंगा। अगले दिन राजदरबार में दिल्ली के सुल्तान के दोनों पत्रों की चर्चा गर्म थी। सभी लोग परेशान थे और इस समस्या का हल अपनी अपनी समझ से निकालने की कोशिश कर रहे थे। राजा कृष्णदेव राय के आते ही सब चुप हो गए। जब महाराज राजगद्दी पर बैठ गए तो तेनालीराम खड़ा हुआ और बोला, महाराज, मैंने दिल्ली के सुल्तान के पास भेजने के लिए यह जवाब तैयार किया है। आप सब भी सुने। सेवा में। श्रीमान दिल्ली के सुल्तान, आपके द्वारा भेजे गए निमंत्रण का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके कुएं की शादी की आपको बधाई देते हैं। हम तहेदिल से आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने इस शुभ अवसर पर हमें याद किया और इसमें सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया। निमंत्रण मिलते ही हमने अपने राज्य के सभी कुओं को इसकी सूचना पहुंचा दी, परंतु वे सभी नाराज हैं कि आपके कुएं उनके विवाह में सम्मिलित नहीं हुए थे। इसलिए हमारी आपसे विनती है कि एक बार आप अपने कुओं को यहाँ निमंत्रण देने के लिए हमारे दूत के साथ भेज दें। इस निमंत्रण के बाद हम आपको आश्वासन देते हैं कि हमारे कुएं आपके कुएं के विवाह में अवश्य आएंगे। हम भी उनके साथ दिल्ली अवश्य पधारेंगे। आशा है शीघ्र ही आपके कुओं से भेंट होगी। धन्यवाद। श्री कृष्णदेव राय, महाराजाधिराज विजयनगर साम्राज्य। पत्र का मसौदा सुनकर पूरा दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। महाराज ने एक दूत के साथ यह संदेश पत्र दिल्ली के सुल्तान के पास भेज दिया। पत्र पढ़ते ही दिल्ली का सुल्तान चकरा गया और उसके मुंह से निकला, हम कुओं को तुम्हारे साथ कैसे भेज सकते हैं। दूत क्या जवाब देता। बेचारा चुपचाप सिर झुकाए खड़ा रहा। सिर धुनते हुए सुल्तान ने दूत को खाली हाथ वापस भेज दिया। अब उसने हिंदुओं को नीचा दिखाने या उनका मजाक उड़ाने का इरादा छोड़ दिया था। कहानी से सीख। समझदारी और चालाकी में जमीन आसमान का अंतर है। कई बार सामने वाले को सबक सिखाने के लिए चालाकी से भी काम लेना पड़ता है। आम का पौधा। राजा कृष्णदेव राय के विजयनगर के सिंहासन पर बैठने से पहले उत्तरी भारत के अलाउद्दीन खिलजी और मुहम्मद बिन तुगलक जैसे सुल्तानों ने कई बार दक्षिण पर हमला किया। राजा कृष्णदेव राय के राजगद्दी संभालने के बाद ये हमले काफी कम हो गए, क्योंकि पूरे दक्षिण भारत के साम्राज्य की छत्र नीति और साम्राज्य के सुरक्षा प्रबंध अत्यंत कड़े थे। जब राजा कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य पर शासन कर रहे थे, तब दिल्ली में बाबर का राज्य था। बाबर मुगल सल्तनत का प्रथम बादशाह था, जो मध्य एशिया से भारत आया था।
मुगल सल्तनत की नींव भारत में बाबर ने ही डाली थी। बाबर ने राजा कृष्णदेव राय के दरबार में उपस्थित अष्टदिग्गजों की बहुत प्रशंसा सुनी थी, खास तौर पर राजविदूषक तेनालीराम की। तो बाबर ने राजा कृष्णदेव राय से भेंट करने की ख्वाहिश पेश की। इसकी बाबत एक पत्र लेकर बाबर ने अपना दूत हम्पी भेजा, जो अपने साथ तेनालीराम को दिल्ली ला सके। महाराज की अनुमति लेकर तेनालीराम उस दूत के साथ दिल्ली दरबार पहुंच गया। दिल्ली में तेनालीराम को एक आरामदेह शाही मेहमानखाने में ठहराया गया। अगले रोज तेनालीराम को बादशाह बाबर से मिलना तय हुआ। तेनालीराम के मिलने से पूर्व बादशाह बाबर ने अपने मंत्रियों को ताकीद की, हमने तेनालीराम की बहुत तारीफ सुनी है। वह राजा कृष्णदेव राय का राजविदूषक है। हमने उसे दिल्ली दरबार में आमंत्रित किया है। कल सुबह वह यहाँ दरबार में आएगा। ध्यान रहे, तुम सबको उसके किसी भी मजाक या किसी बात पर बिल्कुल हंसना नहीं है। हम देखना चाहते हैं कि वह कितना चतुर है। अगर हमारे रोकने के बावजूद वह हमें हंसा देता है तो हम उसे मान जाएंगे और ढेरों इनाम भी देंगे। दरबारियों ने सिर हिलाकर बादशाह को जता दिया कि वे समझ गए हैं कि तेनालीराम की किसी भी बात पर हंसना नहीं है। अगले दिन तेनालीराम समय पर दिल्ली दरबार पहुंच गया। वहां उसने अनेक चुटकुले सुनाए, मजाक किए, पर न कोई दरबारी और स्वयं बादशाह सलामत एक बार भी हंसे। किसी ने उसकी बातों पर कोई टिप्पणी भी न की। ऐसा लगातार 15 दिनों तक चलता रहा। 15 दिन बीतने पर एक रोज तेनालीराम दिल्ली नहीं गया। उसने वेश बदला और बादशाह बाबर का पीछा करने लगा। तेनालीराम ने देखा कि बादशाह बाबर नित्य प्रति प्रातः काल यमुना नदी के किनारे घूमने जाते हैं। उनके साथ राज्य का प्रधानमंत्री भी होता है। अगली सुबह तेनालीराम ने एक वृद्ध पुरुष का वेश बदला। अपने हाथ में एक आम का पौधा और फावड़ा लेकर तेनालीराम यमुना नदी के तट पर जा खड़ा हुआ और बादशाह के आने का इंतजार करने लगा। ज्यों ही तेनालीराम ने बादशाह को अपनी ओर आते देखा, उसने आम का पौधा लगाने के लिए जमीन खोदनी प्रारंभ कर दी। जब बाबर ने देखा कि एक बूढ़ा आदमी जमीन खोदकर आम का पौधा लगा रहा है, तो वह उसके पास आया और पूछा, बड़े मियाँ, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप यह क्या कर रहे हो? मैं आम का पौधा लगा रहा हूँ, तेनाली ने कहा। पर मियाँ, तुम तो इतने बूढ़े हो। इन पौधों को रोपने से तुम्हें क्या फायदा? जब तक इस पर फल आएंगे, तुम तो अल्लाह को प्यारे हो चुके होगे। फिर इस बुढ़ापे में इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? बादशाह ने समझाया। बादशाह सलामत। मैंने अब तक अपने पूर्वजों के रोपे पेड़ों के आम खाए हैं। मेरे रोपे पेड़ के आम मेरे से आगे आने वाली पीढ़ी खाएगी। यह पौधा मैं अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए लगा रहा हूँ, बूढ़ा आदमी बोला। बादशाह को उस बूढ़े की समझदारी भरी बातें बहुत पसंद आईं। तुरंत उन्होंने सोने के सिक्कों से भरी थैली निकालकर उसे इनाम के तौर पर दे दी। इनाम पाकर उस बूढ़े ने बादशाह का बहुत शुक्रिया किया और बोला, हुजूर, आप एक नेकदिल बादशाह हैं। लोग तो अपनी मेहनत का फल कई बरसों के बाद पाते हैं, पर आपने तो मुझे मेरी मेहनत का फल पहले ही दे दिया। दूसरों की मदद करने के विचार ने मेरा बहुत फायदा किया है। बादशाह बाबर नम्रता से बोले, मियाँ, हमें तुम्हारे विचार बेहद पसंद आए। तुम्हारी सोच ने हमें अत्यंत प्रभावित किया है। ये लो, यह दूसरी थैली भी हमारी ओर से इनाम समझ कर रखो। बादशाह सलामत रहें। हुजूर, बहुत बहुत शुक्रिया, बूढ़ा आदमी बोला। यह पेड़ तो बड़ा होकर वर्ष में एक बार ही फल देगा, पर आपने तो मेरे हाथ एक साथ 2 बार भर दिए। मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। मियाँ, एक बार फिर हम तुम्हारी बातों से बहुत प्रभावित हुए हैं। तुम्हारी बातें मलहम की तरह ठंडक देती हैं। ये लो, यह तीसरी सोने की थैली भी तुम्हारा इनाम है। बादशाह ने बूढ़े को एक थैली और थमा दी। यह देखकर बादशाह के साथ आए प्रधानमंत्री की आंखें खुली रह गईं। वह बादशाह के कान में फुसफुसाते हुए बोला, हुजूर, चलिए यहाँ से। यह बूढ़ा आदमी अत्यंत ही चतुर और होशियार मालूम पड़ता है। इस प्रकार बहला फुसला कर यह आपका सारा खजाना लूट लेगा। प्रधानमंत्री की बात सुनकर बादशाह ठठाकर हंसे और ज्यों ही पलट कर जाने लगे, वह बूढ़ा आदमी बोला, हुजूर, एक बार पीछे मुड़कर देखेंगे। यह सुनकर बादशाह और प्रधानमंत्री दोनों ने घूमकर उस बूढ़े आदमी की ओर देखा, तो वहां हाथ में नकली दाढ़ी पकड़े तेनालीराम खड़ा था। बादशाह बाबर ने तेनालीराम को देखा तो जोर से हंस दिए।
तेनाली, आज हम समझ गए कि तुम्हें दुनिया का सबसे बेहतरीन विदूषक क्यों माना जाता है। तुम वास्तव में चतुर हो। तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तुमसे तो प्रधानमंत्री जी भी डर गए। हाँ हाँ हाँ। अगले दिन बादशाह ने तेनालीराम को दरबार में बुलाकर खास तौर से सम्मानित किया। यह खबर आग की तरह हर ओर फैल गई। हम्पी में जब राजा कृष्णदेव राय को इस घटना का पता चला तो उनका सीना गर्व से चौड़ा हो गया। तेनालीराम ने विजयनगर साम्राज्य का मान रख लिया था और उनकी नाक ऊंची कर दी थी। उन्हें गर्व था कि तेनालीराम उनके दरबार का अष्टदिग्गज है। कहानी से सीख जैसा सब सोचते हैं उससे हटके सोचना, जो कोई न करता हो ऐसे काम करना, यही विजेता के गुण हैं।